एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो न्यूरॉन में आरएमपी में चेंज लाए। व्हाट इज आरएमपी? जब न्यूरॉन का इंटीरियर नेगेटिव और एक्सटीरियर पॉजिटिव होता है, तो अगर इसको चेंज करे ये स्टिमुलस, ताकि न्यूरॉन का इंटीरियर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाए और एक्सटीरियर पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम एएमपी कहते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं, एक ऐसे कंडीशन को जिसमें मोर पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द न्यूरॉन देन आउटसाइड। ये हमारे पास स्टेट ऑफ मोर पॉजिटिव inside of neuron than outside। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एएमपी। अब इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डायग्रामेटिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो चलिए इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस तरह होगा। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये हमारे पास स्टिमुलस है, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ने इसने एक्ट किया है। इसने किस चीज पर एक्ट किया है? इसने एक्ट किया है एक ऐसी कंडीशन पर, ये लेट सपोज हमारे पास एक न्यूरॉन है। ये क्या चीज है? न्यूरॉन है। अब ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन का अंदरूनी हिस्सा नेगेटिव चार्ज है, और बैरूनी हिस्सा क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से इसमें चेंज आता है, इसमें क्या आता है? चेंज अकर्स। और चेंज कुछ इस तरह आता है कि हमारे पास न्यूरॉन, ये हमारे पास क्या चीज है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन अब इसका अंदरूनी हिस्सा पॉजिटिव है, और बैरूनी हिस्सा क्या है? नेगेटिव है। मोर नेगेटिव चार्जेस देन आउटसाइड देन इनसाइड। तो ये हमारे पास क्या चीज है? इसको हम कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। इसको हम कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। अब यहां पर पोलैरिटी चेंज हो गई है, अंदर जो चार्ज था वो बाहर और बाहर जो चार्ज था वो अंदर, तो इसको डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। इस डीपोलराइज स्टेट को हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, थ्रेशोल्ड भी क्लियर हो गया। और अब इसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इसमें हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन किस तरह होता है।
इसमें हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, इसमें इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन किस तरह होता है। अब इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास, अच्छा इसको मैं जरा इस तरह भी लिख सकता हूं, कल वाले तरीके पर मैं लिखूंगा। कल मैंने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जब डिस्कस किया तो उस पर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एक्शन मेम्ब्रेन रेस्टिंग में, आज मैं डिस्कस करूंगा कि फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व है इन एएमपी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो इसमें फैक्टर नंबर फर्स्ट, और वो फैक्टर क्या है, उसमें पहला फैक्टर है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हम ऐसे स्टिमुलस को कहते हैं जो कि हमारे पास कैपेबल हो कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ऑन न्यूरॉन ले आए, या कि वो एक्साइट करे अ गिवन न्यूरॉन को। ये हमारे पास एक ऐसा स्टिमुलस, इट इज अ स्टिमुलस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्साइट, ताकि वो एक्साइट अ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन को एक्साइट करे। एक्साइट का मतलब है ब्रिंग चेंजेस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि किसी भी न्यूरॉन को एक्साइट करे। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है, एंड दैट फैक्टर इज एक्चुअली द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। इसको जरा अब डिस्कस करते हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। अब सोडियम आयंस की इनफ्लक्स स्टडी करते हैं कि ये इनफ्लक्स किस तरह है सोडियम आयंस की। तो जब न्यूरॉन फाइबर में एक स्टिमुलस आता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो उस न्यूरॉन फाइबर में हमारे पास बहुत सारे जो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम जो गेट्स है वो ओपन हो जाते हैं। अच्छा, इसको जरा मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जरा और से देखिए, इस तरह कि जब हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, किस पर, न्यूरॉन एट आरएमपी स्टेट। जब हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है किस न्यूरॉन पर, जो आरएमपी स्टेट में होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट में होता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट में होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम, अस्सलाम वालेकुम सर, जब किसी न्यूरॉन पर आता है एक रेस्ट स्टेट में, आरएमपी स्टेट में, किस स्टेट पे, आरएमपी स्टेट पे, तो फिर वहां पर क्या होता है, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं। तो दिस थ्रेशोल्ड
stimulus. This threshold stimulus opens, ये ओपन करता है, किस चीज को ओपन करता है? ये सोडियम गेट्स कहां पर? इस न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन पर, इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन पर, इस न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पे सोडियम गेट्स ओपन होते हैं। क्या चीज? सोडियम गेट ओपन होते हैं। तो फिर क्या होता है? ये तो पहला, इसमें पहला स्टेप। दूसरा क्या है? व्हेन सोडियम गेट्स becomes open, तो सोडियम बाहर से अंदर आने शुरू होते हैं। तो सोडियम मूव करते हैं, देन सोडियम आयंस मूव फ्रॉम neuron exterior to neuron interior, from neuron exterior to neuron interior। और वही तरीक़ेकार है 3:2 है जो कल मैंने बताया था कि अगर 2 पोटाशियम अंदर जा रहे हैं तो 3 सोडियम बाहर जाएंगे, या अगर 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं तो 2 पोटाशियम बाहर जाएंगे। अब यहाँ पर तरीक़ेकार कुछ इस तरह होगा कि लेट सपोज ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन का इंटीरियर है, तो यहाँ पर 3 सोडियम अंदर जाएंगे क्योंकि सोडियम गेट खुला है, जिसके नतीजे में 2 पोटाशियम बाहर जाएंगे इस तरह। तो हमारे पास बहुत ज्यादा सोडियम अंदर जा रहे हैं, सोडियम के जाने से, अब गौर से देखो, इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं डायग्रामेटिकली देखो, डायग्रामेटिकली। अब लेट सपोज ये एक न्यूरॉन है, बिल्कुल गौर से देखो। अब न्यूरॉन पर अमल किया है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ने। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ने इस न्यूरॉन पर अमल किया है। ये न्यूरॉन आरएमपी स्टेट में है, आरएमपी स्टेट में है, तो अंदर नेगेटिव चार्जेस है और बाहर पॉजिटिव चार्जेस है। बिल्कुल इसको जरा गौर से देखो। और न्यूरॉन के अंदर जो कल मैंने बताया था -70 मिली वोल्ट, ये चार्ज है। तो ये जो हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ये यहां पर जो सोडियम है इस गेट को ओपन करता है। और कल मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कल मैंने बताया था कि सोडियम आयन अंदर 15 है और सोडियम आयन
ये बाहर 150 है। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन, ये सोडियम आयन बाहर कितने हैं? 150। तो सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर कम है और बाहर ज्यादा है। तो क्या होगा यहां पर? तो क्या होगा यहां पर? बाहर से सोडियम आयन अंदर को जाना शुरू कर देगा कंटिन्यूअसली। सोडियम आयन बाहर से अंदर जाना शुरू करता है। 3 अगर सोडियम अंदर जा रहे हैं तो यहां पर हमारे पास 2 पोटाशियम आयन निकलेंगे। यहां पर 2 पोटाशियम निकलेंगे। तो इसके नतीजे में मोर सोडियम डिपॉजिट इनसाइड और लेस, मोर सोडियम अंदर, बाहर सोडियम कम है लेकिन बाहर पोटेशियम ज्यादा है। तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होगा। ये स्लोली अंदर दिस स्टार्ट्स forming more positive inside neuron, more positive inside of the neuron than outside. किस तरह? अब न्यूरॉन का जो इंटीरियर है, वो -70 से, अब सोडियम के अंदर जाने से -70 से वो -60 मिली वोल्ट। अब मोर अगर सोडियम अंदर जाएंगी तो -50 मिली वोल्ट, अगर मोर अंदर जाएंगे तो -40 मिली वोल्ट, अगर मोर अंदर जाएंगे तो -30 मिली वोल्ट, -20 मिली वोल्ट। इस तरह जाकर वो 0 और 0 के बाद ये 50 तक। तो इसको हम डीपोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। डीपोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। ये तब तक कंटिन्यू होगा, ये तकरीबन 1 मिली सेकेंड का काम है जब तक सोडियम गेट क्लोज नहीं होते। तो इसको हम जरा यहाँ देखो। अब ये हमारे पास न्यूरॉन है एट आरएमपी। न्यूरॉन है एट आरएमपी। इसके इंटीरियर में चार्ज कितना है? -70 मिली वोल्ट। और बाहर कितना है? +50 मिली वोल्ट। बाहर कितना है? +50 मिली। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, कारी साहब कैमरा बंद है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से यहां पर सोडियम गेट ओपन हुआ है। ये सोडियम गेट यहां पर ओपन हुआ है। ये सोडियम गेट यहां पर ओपन हुआ है, जिसके नतीजे में क्या होगा? अब सोडियम अंदर को जाएंगे, पोटाशियम बाहर को निकलेंगे। यहां से पोटाशियम बाहर को निकलेंगे, ये पोटाशियम आयन है। तो दिस क्रिएट स्लोली अंदर का बाहर वाला चार्ज अंदर और अंदर का चार्ज बाहर आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास न्यूरॉन है। अब कुछ देर बाद हमारे पास अंदर +पॉजिटिव मिली वोल्ट का चार्ज होगा और बाहर -70 मिली वोल्ट का चार्ज होगा, -70। तो ऐसी कंडीशन को हम एएमपी कहते हैं। अब आरएमपी में
न्यूरॉन का जो इंटीरियर होता है उस पे -70 मिली वोल्ट का चार्ज होगा, और जो न्यूरॉन का एक्सटीरियर होता है तो वो हमारे पास +50 मिली वोल्ट का चार्ज होता है। अब इस कंडीशन में क्या है, न्यूरॉन का इंटीरियर ये बन गया है कितना, +50 मिली वोल्ट, और न्यूरॉन का जो एक्सटीरियर है तो ये हमारे पास है -70 मिली वोल्ट। अब ये RMP है और ये क्या है, AMP है। AMP में इस कंडीशन को हम स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं, स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। न्यूरॉन का अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। अगर न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव बन जाएगा तो AMP, लेकिन अगर पॉजिटिविटी +50 तक पहुंच जाए तो इसको स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं, स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। स्पाइक पोटेंशियल के बाद, स्पाइक पोटेंशियल जब कंप्लीट होता है तो स्पाइक पोटेंशियल के बाद ऑटोमेटिकली कुछ काम होता है, फिर ऑटोमेटिकली ये न्यूरॉन के हैबिट में है, फिर ऑटोमेटिकली परमिएबिलिटी, सोडियम आयन, ये सोडियम जो गेट है ये ऑटोमेटिकली क्लोज होगा, और जो पोटाशियम गेट है ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा। तो हमारे पास जो यहाँ डीपोलराइजेशन हुआ है, यहाँ जो डीपोलराइज स्टेट हुआ है, डीपोलराइजेशन, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा रिपोलराइजेशन में, और उस कंडीशन को हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। अच्छा, ये डीपोलराइजेशन ये तकरीबन 1 मिली सेकेंड यहां तक होता है, इतना तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक न्यूरॉन था RMP स्टेट में, उसको हमने AMP स्टेट में कन्वर्ट किया है। अब इस न्यूरॉन को हमने अगेन RMP स्टेट में कन्वर्ट किया है। अब लेट सपोज ये हमारे पास -70 मिली वोल्ट इसका अंदरूनी, बाहर +50। अब अगर इसको मैं चेंज करूं, रिवर्सल ऑफ चार्जेस करूं, तो स्पाइक पोटेंशियल मतलब डीपोलराइजेशन इसको हम कहते हैं, डीपोलराइजेशन। और अगर अगेन ये -70 मिली वोल्ट और बाहर +50 मिली वोल्ट, तो इसको हम दोबारा रीपोलराइजेशन कहते हैं, रीपोलराइजेशन। एक है डीपोलराइजेशन और दूसरा है रीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का जो टाइम है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। मतलब जितने टाइम में AMP RMP में कन्वर्ट होता है, टाइम taken while in the conversion of AMP to RMP, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड या रिफ्रैक्टरी।
तो आई थिंक ही क्लियर होगा, आई थिंक ही क्लियर होगा। अब नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स है। अगर नर्व इम्पल्स मूवमेंट कर रहा है, अगर नर्व इम्पल्स मूव कर रहा है, किस में मूवमेंट कर रहा है? इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये मूवमेंट कर रहा है तो इसका मूवमेंट जंपिंग मूवमेंट होगा, और उस जंपिंग मूवमेंट को हम साल्टेटरी या सल्यूटेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं। साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जा रहा है, अगर नर्व इम्पल्स अभी अभी मैंने डिस्कस किया, ये मूवमेंट कर रहा है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, तो उसको हम साल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं। और जिसका जो स्पीड है, स्पीड, इसका साल्टेटरी नर्व इम्पल्स का जो स्पीड है तो वो है 100 to 120 मीटर पर सेकेंड। 100 से लेकर 120 मीटर पर सेकेंड। और अगर नर्व इम्पल्स मूवमेंट कर रहा है, नर्व इम्पल्स जा रहा है, किस चीज में जा रहा है? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये जा रहा है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स, कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स। और कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स का जो स्पीड होता है तो वो है 5 to 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर आप लोग मतलब मालूम करना चाहते हैं तो इसका जो लो वैल्यू है, लो, तो वो 100 है, और उसका लो वैल्यू कितना है? 5 है। तो 100 को 5 पे डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर 20। अच्छा, इसका हाई वैल्यू कितना है? हाई वैल्यू कितना है? 120 है, और इसका हाई वैल्यू कितना है? 6। तो अगर आप लोग 120 को डिवाइड करो 6 पे, लो वैल्यू को लो वैल्यू पर, हाई वैल्यू को हाई वैल्यू पर डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर 20। तो मैं कह सकता हूं कि साल्टेटरी नर्व इम्पल्स 20 टाइम फास्टर है देन कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स। कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स ये नॉन माइलिनेटेड होता है, तो नर्व इम्पल्स साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन में जाता है जो कि स्लो होता है, और साल्टेटरी नर्व इम्पल्स ये तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में, तो उसमें माइलिन शीथ होता है और वहां से जंपिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। साल्टेटरी नर्व इम्पल्स ये माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है, तो वहां पर वो उसका डायमीटर ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ, बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ, तो इसीलिए ये हमारा है। तो आई होप ये क्लियर होगा। आज लेट शुरू किया था हमने, लेट, चूंकि लिंक लेट शेयर हुआ था। अगर इसमें कोई मसला है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब